नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे हम पॉलिटी के बारे में। पॉलिटी की सारी मैंने पूरी सीरीज़ बनाई है, पहला लेक्चर है। इसके अंदर आपको बाकी सारे लेक्चर्स भी मिल जाएंगे धीरे-धीरे करके, यानी कंप्लीट पॉलिटी आपको मिलेगी। तो पहले लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ पॉलिटी। पॉलिटी का बेसिक कंसेप्ट क्या है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजतंत्र की। जो पहले के टाइम पे राजतंत्र हुआ करता था, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो राजतंत्र के अंदर क्या होता है? इन ऑटोक्रेसी ऑल द थ्री पावर्स आर वेस्टेड विद द किंग, मीन्स देयर इज अ सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर विच मेक द मोनार्क ऑफन अनकाउंटेबल। इसका मतलब क्या है? राजतंत्र में शासन की जो तीनों शक्तियां होती है वो राज्य में निहित होती है। इसका मतलब क्या है? शक्तियों का केंद्रीकरण होता है। केंद्रीकरण का मतलब किसी एक ही पर्सन के अंदर या किसी एक ही बॉडी के अंदर सारी शक्तियां निहित है, उसको केंद्रीकरण बोलते हैं। यानी राजा ही ऐसा है जिसके अंदर कानून बनाने की भी शक्ति है, कानून को लागू करने की भी शक्ति है, और कानून को कैसे, कानून का अगर कोई वायोलेशन करता है या फिर कानून को कोई तोड़ता है तो उसके खिलाफ क्या सजा उसे देनी है, उसकी शक्ति भी राजा के अंदर ही निहित है। इसलिए यहाँ पर बोलते हैं ऑटोक्रेसी के अंदर कि पावर आर वेस्टेड विद द किंग। शासन की तीनों शक्तियाँ राज्य में निहित होती है, राजा में निहित होती है। अब एक फ्रांसीसी विचारक थे मॉन्टेस्क्यू, जिन्होंने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया। उसके अनुसार क्या था? शासन की तीनों शक्तियों को पृथक कर देना चाहिए, यानी अलग अलग होनी चाहिए। और डेमोक्रेसी सेपरेशन ऑफ पावर के बेस पे काम करती है। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र। लोकतंत्र जो होता है वो सेपरेशन ऑफ पावर के बेस पर ही काम करता है। तो अब हम बेसिकली थोड़ा सा लोकतंत्र को समझ लेते हैं। लोकतंत्र क्या कहना चाहता है, लोकतंत्र के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर क्या क्या है, या तीन तरह की पावर कौन कौन सी है, उसके बारे में एक बार मैं आपको बता देता हूँ। तो ये है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र। लोकतंत्र के तीन पिलर होते हैं बेसिकली, अगर हम लोकतंत्र को समझे तो पहला पिलर है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यपालिका। दूसरा है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर मतलब विधायिका। तीसरा है जुडिशरी। जुडिशरी मतलब न्यायपालिका। तो जैसा मैंने एग्जीक्यूटिव बताया, एग्जीक्यूटिव का मतलब कार्यपालिका। कार्यपालिका का मतलब ये है जो भी कानून लागू कराने का जो काम होता है, टू इम्प्लीमेंट द लॉ, यानी लॉ को इम्प्लीमेंट करने का या कानून लागू करने का जो काम है वो एग्जीक्यूटिव करती है, कार्यपालिका करती है। दूसरी टर्म क्या है? लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मतलब क्या है? विधायिका। विधायिका का मतलब क्या है? कानून बनाने वाला, टू मेक द लॉ। मेक द लॉ यानी कानून बनाने वाली संस्था। कानून बनाने वाली संस्था को लेजिस्लेचर, विधायिका बोलते हैं, जो कानून बनाने का काम करती है। जुडिशरी क्या है? जुडिशरी यानी मतलब न्यायपालिका। न्यायपालिका मतलब न्याय जो प्रोवाइड करेगी पब्लिक के अंदर, उसको। न्याय कब प्रोवाइड करा जाएगा? जब कोई भी रूल या फिर कोई भी ऐसी चीज हो रही है जिसके बारे में डिसीजन देना है, या फिर किसी ने कोई रूल को तोड़ दिया है, तो उसके बिहाफ पे उसको किस हिसाब से सजा देनी है, उसके लिए जुडिशरी को स्थापित किया गया है। जुडिशरी मतलब न्यायपालिका। अब न्यायपालिका की हम बात करें तो न्यायपालिका की तीन टर्म होती है। न्यायपालिका के अंदर जो बात करें तो सबसे टॉप पे होता है सुप्रीम कोर्ट। उसके नीचे अंडर हाई कोर्ट काम करते हैं। हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट काम करते हैं। ऐसे करके जुडिशरी की एक हायरार्की है। मतलब एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का क्या होता है? कार्यपालिका। कार्यपालिका का क्या होता है? कार्यपालिका के अंदर दो बेसिकली मैंने आपको नीचे डाउन में पिक्चर्स दिखा रखी है। ये है परमानेंट ब्यूरोक्रेसी और दूसरा है टेम्परेरी मिनिस्टर। एग्जीक्यूटिव के अंदर कौन कौन आता है? एक है परमानेंट ब्यूरोक्रेसी, दूसरी है टेम्परेरी मिनिस्टर। परमानेंट ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होगा? स्थायी नौकरशाही। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही। परमानेंट का मतलब स्थायी। स्थायी नौकरशाही। स्थायी नौकरशाही क्यों कह रहे हैं हम इसको? क्योंकि स्थायी नौकरशाही के अंदर पियोन से लेके जितने भी गवर्नमेंट आईएएस अधिकारी हैं, बड़े लेवल पे जितने भी सीनियर ब्यूरोक्रेसी हैं, उनको सबको इंक्लूड किया जाता है परमानेंट ब्यूरोक्रेसी में। इनको परमानेंट हम इसलिए बोल रहे हैं, स्थायी हम इसलिए बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक बार सर्विस को ज्वाइन करते हैं तो उसका एक इनका पूरा टेन्योर होता है, 60 साल की लगभग सर्विस होती है। उस सर्विस को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद ये लोग रिटायर होते हैं। पर मिनिस्टर्स के केस में ऐसा नहीं है, इसलिए हम इन्हें टेम्परेरी मिनिस्टर्स बोल रहे हैं, दूसरी टर्म को, जो एग्जीक्यूटिव के पार्ट है। तो टेम्परेरी मिनिस्टर क्यों बोल रहे हैं? कि हर 5 साल के अंदर कोई नई सरकार आती है तो वो सरकार अपने अकॉर्डिंग मिनिस्टर्स बनाती है, फिर वो मिनिस्टर्स लॉ को इंप्लीमेंट करते हैं। इसलिए हम इन्हें टेम्परेरी बोल रहे हैं, क्योंकि हर 5 साल के अंदर ये लोग बदलते रहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का आपने समझ लिया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी के अंदर में आता है। जुडिशरी के अंडर में सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हाई कोर्ट। अब हम इंडिया के कंटेक्स में बात करते हैं। इंडिया के कंटेक्स में बात करते हैं। इंडिया एज अ ड्यूल पॉलिटिक। इंडिया के अंदर क्या है? भारत के अंदर दोहरी विधायिका है। दोहरी विधायिका है, अर्थात केंद्र तथा राज्यों में अलग अलग विधायिका है। दोहरी विधायिका, इसको मैं आगे समझाऊंगा, एक बार ये दो लाइन अपन पढ़ लेते हैं। इंडिया हैज अ ड्यूल पॉलिटी विच मीन्स देयर आर सेपरेट लेजिस्लेचर एट द सेंटर एंड द डिफरेंट स्टेट। यानी यहाँ पर इंडिया के अंदर भारत में दोहरी विधायिका है तथा केंद्र तथा राज्यों में अलग अलग विधायिका है। ऐसे इंडिया हैज अ ड्यूल एग्जीक्यूटिव विच मीन्स दैट आर सेपरेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एट सेंटर एंड डिफरेंट स्टेट। भारत में दोहरी कार्यपालिका है, केंद्र तथा राज्यों में अलग अलग मंत्री परिषद है। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम एक और स्लाइड पर देखते हैं, उसमें आपको पूरा अच्छे से बेसिकली ये चीज़ें, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है जो मैंने आपके सामने रखा है। सेंट्रल गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर में क्या है? इंडिया के अंदर, इंडिया के कंटेक्स में बात कर रहे हैं हम, तो भारत के अंदर क्या है? संसदीय शासन व्यवस्था है। संसदीय शासन व्यवस्था मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर भी स्पष्ट शक्ति पृथक्करण नहीं है, पर कार्यपालिका विधायिका का एक अंग होती है। मतलब कार्यपालिका जो है विधायिका का एक अंग होती है। पहले हम समझ लेते हैं विधायिका क्या होती है, कार्यपालिका क्या होती है, न्यायपालिका क्या होती है। इस पिक्चर से आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ में आ जाएगी। तो पहले बात करते हैं विधायिका के बारे में। विधायिका, जैसे मैंने आपको बताया था, विधायिका लेजिस्लेचर। विधायिका का मतलब क्या होता है? लॉ मेकिंग बॉडी।
कानून बनाने वाली संस्था या कानून बनाने वाली संस्था। तो कानून बनाने वाली संस्था के अंदर सेंट्रल लेवल पे कौन है? पार्लियामेंट। स्टेट लेवल पे कौन है? विधानमंडल। इसीलिए हम बोल रहे थे पहले वाली लाइन के अंदर कि भारत के अंदर दोहरी विधायिका है। भारत के अंदर दोहरी विधायिका ऐसे, सेंट्रल के अंदर कानून बनाने वाली अलग संस्था है पार्लियामेंट, स्टेट के अंदर अगर कोई कानून बनाना है स्टेट से जुड़ा हुआ तो वो विधानमंडल बनाएगी। पार्लियामेंट के भी दो पार्ट है, पहला है लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा इसका पार्ट प्रेसिडेंट भी होता है, पर अभी हम समझने के लिए लोकसभा और राज्यसभा को समझते हैं। यानी इसके दो सदन है, पार्लियामेंट के दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। ये दोनों सदन ज्वाइंटली इनका पूरा एक प्रोसेस होता है, उसके बाद कोई कानून को पास किया जाता है। ऐसे स्टेट के अंदर अगर कोई कानून बनाना है, उसको पास कराना है, तो विधानमंडल होती है। विधानमंडल के अंदर भी दो सदन होते हैं, उनको विधानसभा और विधान परिषद बोलते हैं। विधान परिषद के आगे मैंने 7 लिखा हुआ है, 7 इसलिए लिखा हुआ है विधान परिषद के आगे। विधान परिषद हर स्टेट के अंदर नहीं है, केवल 7 स्टेट के अंदर ही विधान परिषद है। वो सारे नाम मैं आपको बता दूंगा, आप कहीं पे नोट कर लेना। और विधानसभा सारे स्टेट्स के अंदर है, मतलब जरूरी नहीं है विधान परिषद हर स्टेट स्टैब्लिश करे, किसी किसी स्टेट्स के अंदर विधान परिषद है, तो केवल 7 स्टेट्स के अंदर विधान परिषद है। तो देखा आपने विधायिका को, विधायिका के अंदर दो है, सेंट्रल के अंदर अलग विधायिका है और राज्य लेवल पर अलग विधायिका है। इसलिए हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बोलते हैं कि भारत में दोहरी विधायिका है। अब हम भारत में दोहरी कार्यपालिका के वर्ड को भी समझते हैं कि दोहरी कार्यपालिका क्यों है, या भारत के कंटेक्स्ट में दोहरी कार्यपालिका क्यों बोला जाता है। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है? कार्यपालिका। कार्यपालिका का मतलब क्या होता है? इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, यानी लॉ का जो इंप्लीमेंटेशन है, यानी जो लेजिस्लेचर ने जो कानून बनाया उसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। तो ये भी सेंट्रल और स्टेट लेवल पे अलग अलग होते हैं। तो पहले हम सेंट्रल की बात करें तो सेंट्रल में टॉप मोस्ट लेवल पे अगर एग्जीक्यूटिव की बात करें तो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के बाद मंत्री, प्रधानमंत्री आता है, प्रधानमंत्री के अंडर में मंत्रिपरिषद आते हैं। तो राष्ट्रपति जो है, सारी शक्तियां कार्यपालिका की राष्ट्रपति के अंदर निहित होती है, पर राष्ट्रपति एक्चुअल हेड नहीं होता, प्रधानमंत्री एक्चुअल हेड होता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के नेम पे, यानी राष्ट्रपति के नाम पर सारे काम प्रधानमंत्री करता है, मतलब। तो एक्चुअल हेड ऑफ कार्यपालिका कौन हुआ? आपसे क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है, एग्जीक्यूटिव का एक्चुअल हेड कौन है? तो एक्चुअल हेड जो है वो प्रधानमंत्री है। ऐसे राज्य की अगर हम बात करें तो राज्य के अंदर सेम राष्ट्रपति की तरह ही राज्यपाल को स्थापित किया गया है। राज्यपाल के नीचे मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री के बाद मंत्रिपरिषद होती है। तो यहाँ पर भी सेम सारी शक्तियां राज्यपाल के अंदर निहित होती है कार्यपालिका की, पर मुख्यमंत्री उन सारे राज्यपाल के बेस पे, यानी राज्यपाल के नाम पे सारे जितने भी कानून को लागू कराना है वो मुख्यमंत्री करता है। मुख्यमंत्री के अंदर में मंत्रिपरिषद आती है, मंत्रिपरिषद के अंदर बहुत सारे तरह के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं और उप मंत्री होते हैं। तो ये आपने एग्जीक्यूटिव को समझा। तो एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका सेंट्रल लेवल पे अलग है, स्टेट लेवल पे अलग है, कानून को इंप्लीमेंट करने वाले, इसलिए हम इंडिया लेवल पे ये बोलते हैं कि एग्जीक्यूटिव भी हमारे यहाँ पे दोहरी कार्यपालिका है। अब भारत में एकल न्यायपालिका की सिस्टम को समझते हैं। भारत में ये बोला जाता है कि भारत में एकल न्यायपालिका है, अर्थात उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के अधीन है। मतलब जो जुडिशरी है, जुडिशरी का काम क्या है? न्यायपालिका। जैसा लिखा हुआ है इसमें, पनिश लॉ ब्रेकर, जो भी लॉ बनाए जाते हैं उनको अगर कोई ब्रेक कर रहा है तो उसको पनिश करने का काम न्यायपालिका का होता है। तो न्यायपालिका के अंदर कौन कौन आते हैं? सुप्रीम कोर्ट आता है, सुप्रीम कोर्ट के अंडर में हाई कोर्ट आता है, हाई कोर्ट के अंडर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में हाई कोर्ट आ रहा है, हाई कोर्ट के अंडर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ रहा है। यानी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि सेंट्रल लेवल पे सुप्रीम कोर्ट काम कर रहे हैं, स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट काम कर रहे हैं, हाई कोर्ट स्टेट लेवल पे काम कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आ रहे हैं वो, या फिर वो खाली स्टेट के लिए ही काम कर रहे हैं। वो अंडर कंट्रोल सुप्रीम कोर्ट के आते हैं। इसलिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को या फिर जुडिशरी को एक एकल न्यायपालिका बोला गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में आ रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट के अंडर में आ रहे हैं। तो ये तीनों एक दूसरे के अंडर में काम करते हैं, इसलिए इनको एकल न्यायपालिका बोला जाता है। अब आज के टाइम पे 25 हाई कोर्ट हैं, पहले 24 थे। आंध्र प्रदेश को और तेलंगाना के अंदर एक ही हाई कोर्ट था, दोनों को अलग अलग करके 2 हाई कोर्ट बना दिए गए हैं वहाँ पे, इसलिए टोटल इनकी जो है वो 25 हो चुके हैं। अब मैं एक बार विधान परिषद के नाम बता देता हूँ आपको, किन किन स्टेट के अंदर विधान परिषद है। आप कहीं पर नोट करना चाहें तो नोट कर लें इन्हें। पहला है जम्मू कश्मीर। ऊपर के अगर अपन 3 राज्य पकड़ें तो ऊपर के 3 राज्य हैं, पहला जम्मू कश्मीर, बिहार, यूपी। पहला है जम्मू कश्मीर, दूसरा है बिहार, तीसरा है यूपी। ये ऊपर के हुए। बीच का एक है महाराष्ट्र, बीच का एक महाराष्ट्र पकड़ लेते हैं। फिर इधर की तरह अगर अपन आते हैं अपन, तो एक है आंध्र प्रदेश, उसके बाद तेलंगाना और एक कर्नाटका। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, ये 3 हो गए, ऊपर के 3 हो गए, जम्मू कश्मीर, बिहार, यूपी, और बीच में एक हो गया महाराष्ट्र। तो ये ऐसे करके टोटल 7 हैं जिनके अंदर विधान परिषद है। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि यहाँ पर लोकसभा है, तो लोकसभा के अंदर अगर कोई इलेक्ट होकर जीत रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं एक। ऐसे राज्यसभा के अंदर भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। ऐसे विधानसभा के अंदर कौन होगा? विधानसभा की अगर हम बात करें, स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर 2 बॉडी होती है, एक होती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेजिस्लेचर, ये बात कर रहे हैं हम स्टेट की, जैसे राज्य विधानमंडल है, तो इसके अंदर एक विधानसभा है, एक विधान परिषद है। तो विधानसभा को क्या बोलते हैं? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके अंदर जो बन के आते हैं वो एसएलए होते हैं, एसएलए। और एसएलसी जो होती है विधान परिषद, उसके अंदर अगर कोई जीत के आता है तो उसको एमएलसी बोलते हैं।
तो इस तरीके से चीज़ें रहती है। पार्लियामेंट के भी 3 पार्ट हैं, लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। ये मैंने आपको बता दिया था। एमपी को बेसिकली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सांसद बोला जाता है। अब हम इसके आगे वाली स्लाइड की बात करते हैं, आगे चलते हैं इसके बारे में। जैसा मैंने आपको बताया था, इंडिया एज ए इंटीग्रेटेड जुडिशरी, इंडिया एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी यानी एकल न्यायपालिका है। उसका मतलब क्या है, हाई कोर्ट अंडर में काम कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के। अब इंडिया एज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जैसा मैंने आपको बताया था, इंडिया के अंदर संसदीय शासन व्यवस्था है। यहाँ पर स्पष्ट शक्ति पृथक्करण यहाँ पर भी नहीं है, क्योंकि कार्यपालिका विधायिका के अंडर में काम कर रही है। तो इसको समझते हैं, यही लाइन मैंने लिखी हुई है यहाँ पर, इंडिया एज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, therefore no clear separation of power as executive is a part of legislature। यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया के अंदर, पर यहाँ पर भी क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के अंदर काम कर रही है। जैसा मैंने आपको पिक्चर शो करी है, इसके अंदर लेजिस्लेचर एक बड़े लेवल पे दिखाया है, उसके अंदर में एग्जीक्यूटिव काम कर रहा है। तो लेजिस्लेचर मतलब विधायिका, विधायिका के अंडर में कार्यपालिका काम कर रही है। तो यहाँ पर क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। जुडिशरी एक सेपरेट लेवल पे काम कर रही है, बट कार्यपालिका न्याय विधायिका के अंडर में काम कर रही है, इसलिए यहाँ पर क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। अब हम दूसरी बात करते हैं ब्रिटेन के कंटेक्स में। ब्रिटेन के लिए क्या बोला जाता है, ब्रिटेन में भी संसदीय शासन व्यवस्था है। ब्रिटेन ऑल्सो एज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, देयर इज नो सेपरेशन ऑफ पावर, वहाँ पर भी सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। वहाँ पर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी दोनों लेजिस्लेचर का पार्ट है। तो ब्रिटेन को हम ऐसा समझते हैं, ब्रिटेन के अंदर क्या है, पार्लियामेंट सुप्रीम है। मतलब पार्लियामेंट मतलब लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव जो कानून बनाने वाली संस्था है, उसके अंडर में न्यायपालिका भी काम कर रही है, यानी जो कानून को जिसको रिव्यू करना है, या कानून सही से लागू हुआ नहीं हुआ, या कानून किसी ने तोड़ दिया तो उसका क्या करना है। और एग्जीक्यूटिव जो कानून लागू कर रही है, वो भी लेजिस्लेटिव के अंडर में काम कर रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ, पार्लियामेंट सुप्रीम हो गई। पर इंडिया के अंदर ऐसा नहीं होता, इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जितने भी डिसीजन देता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर कोई चीज़ लिखी हुई है या कोई रूल बने हुए, तो उनके अकॉर्डिंग देता है। तो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम रखा जाता है इंडिया के अंदर। पर ब्रिटेन के अंदर ऐसा नहीं है, ब्रिटेन के अंदर पार्लियामेंट सुप्रीम है, इसलिए वहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वहाँ पर भी है, पर सेपरेशन ऑफ पावर वहाँ पर भी नहीं है। सेपरेशन ऑफ पावर का अच्छा एग्जाम्पल है यूएसए। इन यूएसए देयर इज अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, देयरफॉर सेपरेशन, क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर इज फाउंड देयर। यहाँ पर क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर देखा जाता है। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, यहाँ पर स्पष्ट शक्ति पृथक्करण है। इसका मैंने इमेज आपको बनाई नहीं है, पर आप नॉर्मली समझ लें, एग्जीक्यूटिव अपने एक अलग लेवल पे काम कर रही है, लेजिस्लेटिव एक अलग लेवल पे काम कर रही है, जुडिशरी एक अलग लेवल पे काम कर रही है। तीनों का कोई इंटरकनेक्शन नहीं है, मतलब तीनों की जो अलग अलग लेवल पे काम कर रहे हैं तीनों, मतलब यहाँ पर वहाँ पर पावर ऑफ सेपरेशन बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है वहाँ पर। अब हम बात करते हैं कंसेप्ट, अगर हम बेसिक बात कर रहे हैं पॉलिटी के बारे में, तो आपको ये भी समझना चाहिए कि स्टेट क्या होता है, नेशंस क्या होता है। तो पहले हम स्टेट को समझ लेते हैं, स्टेट किसे बोलेंगे, स्टेट किसे बोला जाएगा, पहले हम उस चीज़ को समझ लेते हैं। तो स्टेट की डेफिनेशन मैंने आपको इंग्लिश में लिखी हुई है, स्टेट इज अ कम्युनिटी ऑफ पर्सन ऑक्यूपाइंग अ डेफिनेट टेरिटरी, possessing एन ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट एंड enjoying इंडिपेंडेंस फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल। फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल, फॉर्म लिखा हुआ मैं आ गया यहाँ पर, फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल है वो। इसको मैं आपको समझाता हूँ। राज्य का मतलब क्या है, राज्य वह इकाई है जिसमें लोगों का एक समुदाय एक निश्चित भूभाग पर निवास करता है, और एक व्यवस्थित सरकार बाहरी दबावों से मुक्त संप्रभु रूप से काम करती है। कहने का मतलब ये है, स्टेट हम उसे बोलेंगे जहाँ पर कोई भी एक एरिया हो, उस एरिया के अंदर एक काफ़ी मतलब पॉपुलेशन हो वहाँ पर, और वो पॉपुलेशन वहाँ पर रह रही हो, तो उस पॉपुलेशन को चलाने के लिए एक गवर्नमेंट हो। गवर्नमेंट क्या हो, व्यवस्थित गवर्नमेंट हो, जिसको लोगों के द्वारा या कैसे भी करके चुना गया हो, व्यवस्थित गवर्नमेंट हो, और वो संप्रभु हो। संप्रभु का मतलब ये होता है सॉवरेन, इंग्लिश में सॉवरेन होता है। सॉवरेन का मतलब ये होता है कि वो अपने डिसीजन खुद लेने के लिए इंडिपेंडेंट हो, यानी किसी और के कंट्रोल में आके वो डिसीजन ना लाए, उसको बोलते हैं संप्रभु। अब इसके बेसिकली ये समझ लिया, यानी कोई भी ऐसा स्टेट उसे बोला जाएगा, कोई भी ऐसा कंट्री उसको भी स्टेट बोला जा सकता है, कोई भी कंट्री को स्टेट बोला जा सकता है अगर वो अपनी खुद की गवर्नमेंट चला रही है, उसके पास पब्लिक है, कम्युनिटी है उसकी वहाँ पर एक पूरी, उन लोगों के ऊपर वो कंट्रोल कर रही है और वहाँ पर पूरा रूल कर रही है बिना किसी बाहरी दबाव के, तो उसको स्टेट बोला जाएगा। जैसे इंडिया भी एक स्टेट है, अगर हम इस लेवल पे बात करें तो इंडिया भी एक स्टेट है, क्योंकि इंडिया किसी और दूसरे के दबाव में आकर कोई भी डिसीजन नहीं लेता। इंडिया अपने इंटरनल मामलों पे या फिर जो भी अपने अपने राज्य अपने इंडिया के कंट्री के बारे में जो भी डिसीजन लेते हैं तो वो सेल्फली इंडिपेंडेंटली लेता है। तो इसलिए इंडिया को भी एक स्टेट बोल सकते हैं हम। फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ स्टेट, स्टेट के जो राज्य के जो आधारभूत तत्व हैं वो क्या क्या हैं। पहला है टेरिटरी, मतलब आधारभूत का मतलब ये कि बेसिक क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जब हम उसको स्टेट बोल सकते हैं। तो पहला ये भूभाग, यानी टेरिटरी होनी चाहिए, उसके पास कोई जगह होनी चाहिए। दूसरी उसके बाद जनसंख्या होनी चाहिए, जनसंख्या होगी तभी भूभाग होगा, भूभाग है तो जनसंख्या है। उसके बाद फिर जनसंख्या और भूभाग दोनों है तो उसको रूल करने के लिए गवर्नमेंट होनी चाहिए, तो गवर्नमेंट होनी चाहिए। उसके बाद गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, संप्रभु होनी चाहिए, यानी गवर्नमेंट संप्रभु है तभी वो स्टेट कहलाएगा। अगर गवर्नमेंट संप्रभु नहीं है, किसी और के अंडर में काम कर रही है, तो फिर वो प्रॉपर्ली गवर्नमेंट चल नहीं रही और उसको गवर्नमेंट को स्टेट नहीं बोला जाएगा उस पूरी चीज़ को। मतलब तो कुछ लोग ये भी कहते हैं, अब इसके अगली स्लाइड में हम बात करते हैं, जैसा कि नोट डाल के लिखा हुआ है मैंने, सम कंटेम्परेरी थिंकर कंसिडर ओनली 3 एलिमेंट ऑफ स्टेट एज अकॉर्डिंग टू देम
एवरी गवर्नमेंट ऑफ स्टेट इज सॉवरेन, therefore a government and sovereignty cannot be considered as separate, but since this is view is not widely accepted, four element of states are considered. अब मैं इसको समझाता हूँ आपको ये क्या कहना चाह रहे हैं। अभी कुछ विचारक हैं वर्तमान के अंदर जो केवल, जैसे हमने चार जो आधारभूत तत्व बताएं, जो फंडामेंटल एलिमेंट बताएं स्टेट के, वो चार बताएं। तो कुछ विचारक ये कहते हैं कि फंडामेंटल जो तत्व है या जो एलिमेंट है वो चार नहीं है, वो तीन ही है। तीन कौन कौन से बताते हैं वो लोग? तीन वो ये बोलते हैं कि पहला भूभाग है, टेरिटरी है, पॉपुलेशन है, और सरकार और संप्रभुता एक है। वो ऐसा कहते हैं, मतलब कि वो उनका कहना ये है कि अगर सरकार है तो वो संप्रभु होना कंपलसरी है, अगर वो सरकार संप्रभु नहीं है तो उसका सरकार होने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए वो लोग तीन ही टर्म बताते हैं, पर इस विचारधारा को माना नहीं गया ज़्यादा, तो बेसिकली हम चार ही टर्म मान के चलते हैं। तो ये कोई ऐसा कोई ज़्यादा वो नहीं है, पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे ऑब्जेक्टिव के रूप में, वहाँ पर आपको 5 टर्म या 4 टर्म दे दी जाएगी, उनमें से कोई एक टर्म नहीं होगी और आपसे पूछा जाएगा कौन सी वो टर्म नहीं है जो स्टेट का एलिमेंट है, मतलब स्टेट का एलिमेंट नहीं है, तो आपको उसमें चूज करके बताना है। तो सिंपल ये चार आप याद कर लें, आपको इजीली समझ में आ जाएगा और डायरेक्ट आप आंसर लगा सकते हैं। अब ऐसे ही जैसे हमने नॉर्मल बताया, तो अब हम कौटिल्य जो अर्थशास्त्र है उनके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए ऑर्गन्स स्टेट के, उनके हिसाब से क्या क्या ऑर्गन्स होने चाहिए या फिर क्या क्या एलिमेंट होने चाहिए जो एक स्टेट की डेफिनेशन को पूरा करते हैं, मतलब या स्टेट जिनके कंप्लीट होने से स्टेट माना जाएगा उसे एक। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दुर्ग द फोर्टिफाइड कैपिटल। दुर्ग का मतलब हो गया जैसे दुर्ग, दुर्ग मतलब किला, कोई एक किला होना चाहिए। उसके बाद स्वामी, स्वामी मतलब सेकंड स्वामी, द रूलर, स्वामी का मतलब राजा, जो उस पर राज करने वाला एक राजा होना चाहिए। अब अगर राजा है तो राजा होगा तो राजकोष भी चाहिए उसको, राजकोष का मतलब पैसे, यानी उसके पास इनकम होनी चाहिए या फिर उसके पास कैश होना चाहिए। कैश को क्या बोलते हैं? राजकोष बोलेंगे हिंदी में तो, और ट्रेजरी बोलेंगे इंग्लिश में। तो उसके पास एक ट्रेजरी होनी चाहिए जहाँ पर उसके पास कैश हो तो चलाने के लिए। अब कैश है, उसके पास सब कुछ है, ट्रेजरी है, कैश है, राजा है, किला है, तो उसकी मतलब उसकी रक्षा करने के लिए आर्मी भी होनी चाहिए, तो सेना और आर्मी होनी चाहिए। अमात्य, अमात्य मतलब मिनिस्टर होनी चाहिए। चार चीज़ें उसके पास है तो उसको मिनिस्टर की भी जरूरत पड़ेगी। इंटरनल लेवल पे उसको समझने के लिए चीज़ों को या चलाने के लिए मिनिस्टर्स की जरूरत पड़ेगी, मंत्रियों की जरूरत पड़ेगी। तो ये पांचवी टर्म ही हो गई। छठी टर्म में मित्र, मित्र मतलब एलाई और फ्रेंड, यानी उसके संगठन होने चाहिए। जैसे कोई पास वाला स्टेट है तो वो उसका दोस्त होना चाहिए, दोस्त मित्र होने चाहिए। अगर कोई बड़ा हमला होता है, बड़ा आक्रमण होता है, तो वो उसको उन सबकी मदद से लड़ पाए, मतलब। और सातवां क्या है? टेरिटरी, टेरिटरी मतलब क्षेत्र, कोई एक एरिया होना चाहिए जिसके ऊपर वो राज कर रहा हो, मतलब। तो ये बेसिकली हमने स्टेट के बारे में पढ़ लिया। अब ऐसे ही हम नेशन के बारे में बात करेंगे। राज्य के बारे में आपको बता चुका हूँ, क्योंकि पॉलिटी बेसिकली हमें स्टेट और नेशन भी समझ में आने चाहिए, स्टेट क्या है, नेशन क्या है, तब जाके पॉलिटी का मतलब है। इसीलिए मैंने बेसिक कंसेप्ट ऑफ पॉलिटी लिखा है इस टॉपिक का नाम, या लेक्चर 1 का नाम। तो अब हम नेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। नेशन क्या है? नेशन का मतलब पहले मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ इंग्लिश में। अ नेशन इज डिफाइंड एज एन एग्रीगेशन ऑफ पीपल दैट एग्जिस्ट इन ऑर्गेनाइज सोसाइटी, जनरली इनहैबिटिंग और पर्टिकुलर रीजन, स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज यानी समान भाषा होनी चाहिए, फॉलोइंग सिमिलर कस्टम, एक जैसा कस्टम फॉलो करने चाहिए, पजेसिंग हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी, उनका एक इतिहास होना चाहिए जो पुराने टाइम से चला हुआ आ रहा हो, एक जैसी चीज़ों को फॉलो करने के लिए। तो राष्ट्र, राष्ट्र को क्या बोलेंगे? राष्ट्र को लोगों और लोगों के एकत्रीकरण के रूप में परिभाषित किया गया है, यानी जहाँ पर लोगों का एग्रीगेशन हो रहा है, एग्रीगेशन मतलब एकत्रीकरण हो रहा है, या फिर एक कोई संगठित समाज के रूप में विद्यमान है, संगठित समाज के रूप में, और एक विशेष क्षेत्र में रह रहे हैं और विशेष क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, एक ही भाषा बोल रहे हैं, सारे समान रीति रिवाज को फॉलो कर रहे हैं, और ऐसी ऐतिहासिक निरंतरता चलती आ रही है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी काफी इतिहास पहले से वो लोग ऐसी चीजों को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, सेम जैसी चीजों को। तो उसको क्या बोलेंगे? हम राष्ट्र बोलेंगे। तो राष्ट्र में बेसिकली क्या समझे हम? सेकंड लाइन है, वाइल द नेशन इज क्लोजर टू द रेशियल और एथनिक कंसेप्ट। तो नेशन की हम बात करें तो नेशन कैसे होगा? नस्लीय, नस्लीय का मतलब वही हो गया सिमिलर कस्टम, यानी एक जैसी चीजों को फॉलो कर रहे हैं, नर जातीय अवधारणा के अधिक निकट है। जबकि राज्य की हम बात करें तो राज्य के लिए हमने क्या बोला? स्टेट होना चाहिए, स्टेट के अंदर पॉपुलेशन होनी चाहिए, एरिया होना चाहिए, और उस पर गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो स्टेट क्या है? पॉलिटिकल कंसेप्ट है, वो पॉलिटिकल कंसेप्ट के ज्यादा क्लोज है। जबकि नेशन क्या है? नेशन है रेशियल और एथनिक कंसेप्ट है। द टर्म नेशन यूज्ड इन द यूनाइटेड नेशन रेफर टू द स्टेट रेदर देन नेशन। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर जो प्रयुक्त राष्ट्र शब्द है वो राष्ट्र ना होकर राज्य से है। अब इसका बेसिकली नेशन का एक अच्छा एग्जांपल समझते हैं हम, सेकंड स्लाइड में आ चुके हैं। अरब नेशन, अरब नेशन इज अ नेशन कंसेप्ट रेदर देन ए स्टेट। अरब नेशन के अंदर जो नेशन है वो नेशन का कंसेप्ट है, स्टेट के कंसेप्ट को छोड़ के, मतलब वो स्टेट का कंसेप्ट नहीं है, वो नेशन का कंसेप्ट है। उसको कैसे समझें? बहुत सारे जो राज्य हैं, जैसे हम इजिप्ट को देखें, सऊदी अरब को देखें, यमन को देखें, ओमान को देखें और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को देखें, तो यहाँ पर सारे जितनी में लगभग लगभग मुस्लिम कंट्रीज हैं सारी, मतलब ये मुस्लिम कंट्रीज, और एक तरह की चीज़ों को फॉलो करते हैं, मतलब ये अरब कंट्रीज नहीं इसलिए बोला जाता है क्योंकि अरेबियन कल्चर या इस तरीके से एक तरीके से मुस्लिम कल्चर को फॉलो करते हैं। इनकी सारी चीज़ें लगभग लगभग सेम है, इनकी जो क्या बोलते हैं कम्युनिटी है वो लगभग लगभग सेम है, एक तरह की भाषा बोलते हैं, रीति रिवाज सबके एक जैसे फॉलो होते हैं, इसलिए इन सबको अरब नेशंस बोला जाता है।
ऐसे यूएसए की बात करें तो यूएसए इज अ स्टेट कंसिस्टिंग ऑफ मैनी नेशन। यूएसए की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये स्टेट कैसे बना? बहुत सारे नेशंस को मिला के ये स्टेट बना है। जैसे कॉकेशियन की बात करें हम, तो कॉकेशियन की बात करें तो कॉकेशियन एक नेशन इसलिए बोल रहे हैं कॉकेशियन को क्योंकि वहां पर जितने भी वो लोग हैं वो कॉकेशियन है सारे। ऐसे अफ्रीका की बात करें तो वहां पर अफ्रीकन जो है, अफ्रीकन जो नेशन है, अफ्रीकन उसको नेशन क्यों बोला जा रहा है? कि वहां पे सारे अफ्रीकन लोग रहते हैं। ऐसे चाइनीज नेशन को चाइनीज क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि वहां पे सारे चाइनीज लोग रहते हैं। ऐसे अब एक डिफरेंट थ्योरी है बिल्कुल। जापान और इसराइल की अगर हम बात करें तो जापान और इसराइल ऐसे राज्य हैं जिनके अंदर नेशन की भी गुणवत्ता है और जिनके अंदर स्टेट की भी गुणवत्ता है, इसलिए इसको नेशन स्टेट यानी राज्य, राज्य और राष्ट्र दोनों का दर्जा दिया जाता है इसको। इसलिए इसमें दोनों की विशेषताएं देखने को मिलती है। इसलिए जापान और इसराइल का आप ध्यान रखना, अगर अभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कभी नेशन और स्टेट दोनों की सिमिलरिटीज या दोनों की क्वालिटी कौन दिखाता है तो जापान और इसराइल है वो। तो बेसिकली हमने समझा स्टेट के बारे में, नेशन के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे हमने राज्य के बारे में बात करा तो राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, मतलब ये भी समझना पड़ेगा ना कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। तो उसकी उत्पत्ति के कुछ सिद्धांत दिए कुछ लोगों ने, तो उसको हम समझते हैं कैसे कैसे राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत आए और क्या क्या उनमें स्पेशलिटी थी या किस बेसिस पे राज्य को स्टैब्लिश किया गया। तो सबसे पहले डिवाइन ओरिजिन थ्योरी। सबसे पहले डिवाइन ओरिजिन थ्योरी, इसको मैं इंग्लिश में पढ़ के बता देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ अच्छे से। द किंग इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ एंड ही एनफोर्स द ऑर्डर ऑफ गॉड इन हिज किंगडम। देयरफॉर ऑन द बेसिस ऑफ डिवाइन प्रिंसिपल द स्टेट कैम इनटू एग्जिस्टेंस। स्टेट कैसे एग्जिस्टेंस में आया ये डिवाइन ओरिजिन थ्योरी ने बताया। तो इसके बारे में हम समझते हैं डिवाइन ओरिजिन थ्योरी। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? डिवाइन, डिवाइन मतलब देवीय सिद्धांत, राजत्व का देवीय सिद्धांत, यानी राजत्व, राज्य एस्टेब्लिशमेंट में कैसा आया? देवीय सिद्धांत के द्वारा। तो इसका फुल फॉर्म हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? राजत्व का देवीय सिद्धांत। ये क्या कहता है? द किंग इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गॉड। राजा जो है वो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। जब पृथ्वी पर राजा आया तो वो ईश्वर का प्रतिनिधि के रूप में आया। वो अपने राज्य में ईश्वर के आदेशों को लागू कर रहा है। वो ये कहता है कि मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ, मैं यहाँ पर जो भी आदेश या लागू कर रहा हूँ वो मैं ईश्वर की इच्छा से कर रहा हूँ या ईश्वर के आदेश से कर रहा हूँ। अतः देवीय सिद्धांत इस बेसिस पे आया, यानी लोगों ने राजा को एक मान लिया, राजा ने ये बताया कि मेरे को ईश्वर के द्वारा भेजा गया है और जितने भी जो आदेश हैं वो ईश्वर ही दे रहा है मुझे और मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ। तो एक तो इस बेसिस पे डिवाइन ओरिजिन थ्योरी के बेसिस पे राज्य एस्टेब्लिशमेंट में आया। अब सेकंड कंसेप्ट हम पढ़ते हैं पैट्रियार्कल थ्योरी। पैट्रियार्कल का मतलब होता है पितृसत्तात्मक सिद्धांत। इसके अंदर क्या होता है पहले इंग्लिश में पढ़ के दिखाता हूँ। आफ्टर मैंस परमानेंट रेजिडेंस द फैमिली एंड द जॉइंट फैमिलीज केम इनटू एग्जिस्टेंस who later organized as clans. The head of this clan was a man whose instructions were made mandatory for everyone in the clan to obey. The same unit was established as a patriarchal state. अब इसके अंदर बात करें तो मनुष्य क्या करता है? मनुष्य के स्थायी रूप में निवास करने के पश्चात, पहले मनुष्य स्थायी रूप के अंदर निवास नहीं करता था, जब वो स्थायी रूप के अंदर रूप में निवास करने लग गया तो उसने एक परिवार स्टैब्लिश करा। परिवार के बाद उसने जॉइंट फैमिलीज बनाई, जॉइंट फैमिलीज उसके अंदर में आई, तो उसने चल के धीरे धीरे करके उसने कबीले बन गए उनके, मतलब तो कबीलों के अंदर, क्लेन का मतलब होता है कबीले, तो कबीले का जो हेड है यानी कबीले का कोई हेड, एक प्रमुख जो पुरुष होता है, उसके निर्देशों को सारे कबीले के लोगों को मानना पड़ता है। तो ऐसे करके वो पुरुष के जितने भी आदेश थे वो सारे कबीले के लोग मान रहे हैं। तो ऐसे करके वो कबीले के रूप में धीरे धीरे करके वो स्टेट बना, कबीला, कबीला स्टेट बना, तो उसको पैट्रियार्कल स्टेट बोलेंगे। उन पैट्रियार्कल स्टेट पे कौन रूल कर रहा है? आदमी रूल कर रहा है, पुरुष रूल कर रहा है। तो इसलिए इस थ्योरी को क्या बोला? पैट्रियार्कल थ्योरी। अब थर्ड वन जो है वो है मैट्रियार्कल थ्योरी। मैट्रियार्कल थ्योरी का मतलब ये मातृ सत्तात्मक सिद्धांत। कुछ थिंकर ये कहते हैं कि जब ये पैट्रियार्कल थ्योरी यानी मनुष्य ने जब तक स्थायी रूप से निवास करना चालू नहीं करा था, यानी पितृसत्तात्मक राज्य से पूर्व स्थायी निवास और वैवाहिक संबंधों की अवधारणा नहीं आई थी, उसके पहले आदिम मनुष्य क्या करता था, यानी एक तरीके से आदि मानव जो हम बोलते हैं जिसको, वो समझे हम पहले के टाइम पे जो हुआ करते थे, तो वो क्या रहते थे? घूमते रहते थे जंगलों के अंदर अपने लिविंग के लिए। भाई उनको लिविंग के लिए जो भी चीज़ें थी, आज इस जगह आज उस जगह, जहाँ पर भी खाने को मिल जाए, ऐसे घूमते फिरते रहते थे। तो उनके ऐसे करके मैरिटल रिलेशन बन जाते थे। तो उस मैरिटल रिलेशन की वजह से जो संतानें उत्पन्न होती थी उनकी पहचान कैसे होती थी? उनकी वो तो घूमते रहते थे पुरुष, तो उनकी जो पहचान होगी वो किसकी बेसिस पे होगी? मदर के बेसिस पे होगी, यानी माता के बेसिस पे होगी। तो वो ऐसे करके जो क्लेन बनते थे, या फिर जो जैसे अपन क्लेन या कबीले बोलें, तो इस टाइप के जो कबीले हुआ करते थे उनके अंदर जो सबसे वरिष्ठ महिला थी उसको, उसके आदेश को सर्वोपरि माना जाता था। तो वो जो सीनियर मोस्ट सीनियर वुमेन थी उसको पैरामाउंट, यानी पैरामाउंट मतलब सर्वोपरि माना जाता था। तो वो जो भी बोल देती थी वो पूरे क्लेन या कबीले को सारे आदेश मानने पड़ते थे। तो इसलिए इसको मैट्रियार्कल थ्योरी बोल दिया। तो इस बेसिस पे भी स्टेट डेवलप हुए जो मातृ सत्तात्मक सिद्धांत के रूप में माने गए। तीसरा क्या है? पावर थ्योरी। पावर थ्योरी का मतलब क्या है? शक्ति का सिद्धांत। शक्ति का सिद्धांत बेसिकली मैंने आपको समझा ही दिया, वैसे भी पहले भी समझाया था, अभी बता देता हूँ। किसी शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा संगठित शक्ति के आधार पर स्थापित राज्य, a state established by a powerful person on the basis of organized power।
किसी शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा संगठित शक्ति के आधार पर राज्य का स्थायित्व लाना। जैसे कोई भी राजा है, वो अपना स्टेट ऑलरेडी चला रहा है, या फिर कोई पावरफुल है किसी स्टेट के अंदर गया, जैसे पहले के हम किसी भी के बारे में बात कर लें, अकबर या किसी के बारे में, वो किसी जगह पे आया, उन्होंने आक्रमण करा और वहाँ की जगह को पूरे को जीत लिया, बाकी जो पहले के लोग स्टैब्लिश थे उनको मार दिया या फिर गुलाम बना लिया। तो वो एक पावरफुल उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, उस शक्ति के बेस पे उस पूरी जगह पे कब्जा कर लिया। तो उस पूरी जगह पे कब्जा करने के बाद वो जगह उनके अंडर कंट्रोल आ गई, यानी वो वहाँ पर रूल कर रहे हैं, तो वो उसको स्टेट को वो डेवलप कर लिया उन्होंने। तो इसको बोलते हैं पावर थ्योरी, यानी शक्ति का सिद्धांत। तो इस बेसिस पे भी स्टेट का डेवलपमेंट हुआ। अब हम बात करते हैं एक और थ्योरी है, लास्ट थ्योरी, थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्टैक्ट। थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है? सामाजिक समझौते का सिद्धांत। सामाजिक समझौते का सिद्धांत क्या कहता है? पहले इसको इंग्लिश में पढ़ के दिखा देता हूँ। सामाजिक समझौते का सिद्धांत किसने दिया था? ये आप नोट कर लेना, ये तीन थे, लॉक, हॉब्स एंड रूसो। लॉक, हॉब्स एंड रूसो के द्वारा सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया गया। ये नाम पूछ लिया जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर, तो ये आप कहीं पर इस पर अंडरलाइन कर लेना है, लिख लेना कहीं पर, लॉक, हॉब्स एंड रूसो। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के द्वारा क्या हुआ? देयर वाज अ सिचुएशन ऑफ फिशरीज जस्टिस बिफोर द कंसेप्ट ऑफ स्टेट। स्टेट के कंसेप्ट के आने के पहले फिशरीज जस्टिस था विद ओनली अनसर्टेनिटी, जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी बनी रहती थी। मैं समझा दूंगा आपको सारा भी। सो द पीपल एस्टेब्लिश द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ सोशल अकॉर्ड। सोशल अकॉर्ड के बेसिस पे उन्होंने स्टेट को एस्टेब्लिशमेंट किया। अंडर दिस ऑल द पीपल हैंडेड ओवर some of their right to the head of the state, and on the other hand the king guaranteed the safety of his people. Even in a democracy at present, the people gave him power by choosing the ruler through voting. अब इसको समझते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। लॉक, हॉस और रूसो ने ये सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार ये कहना चाह रहा है कि राज्य की अवधारणा जो थी पहले, उसमें क्या था? फिशरीज कॉन्सेप्ट था। फिशरीज जस्टिस का मतलब ये समझें, ये कहना चाह रहे हैं, जैसे फिशरीज जस्टिस का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी तालाब है, वहाँ पर जो भी मछलियाँ होती है, तो बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाती है, क्योंकि बड़ी मछलियाँ पावरफुल है, तो वो छोटी मछलियों को खा रही है। ऐसे हम स्टेट के कंसेप्ट में समझें, जैसे अगर कोई बड़ा राजा है, वो ज़्यादा पावरफुल है, तो उसके पास में अगर कोई छोटा स्टेट है जहाँ पर राजा ज़्यादा पावरफुल नहीं है, तो वो राजा उस पर आक्रमण करेगा, उसको जीत लेगा और वहाँ पर वो सारा कब्जा कर लेगा। या फिर अंदर के जो भी लोग हैं, या फिर कोई राजा पावरफुल है, लोग पावरफुल नहीं है, तो वहाँ के वो लोगों के ऊपर मन मर्जी अत्याचार आक्रमण करेगा। इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं। तो लोगों ने क्या सोचा? लोगों ने ऐसा सोचा कि समझौते के सिद्धांत के आधार पर कुछ ऐसा किया जाए ताकि हमें भी नुकसान ना हो या अनसर्टेनिटी नहीं बनी रहे। हर स्टेट के अंदर अनसर्टेनिटी थी, उन्हें यही नहीं लगता था कि हमारा स्टेट प्रॉपर्ली चल पाएगा, क्योंकि कल को कोई राजा आया नया पावरफुल, उन्होंने हम पर आक्रमण करा और हमारा पूरे स्टेट को कब्जे में कर लिया। काफ़ी सारे लोग मारे जाते थे, सेना का नुकसान होता था, पैसा का नुकसान होता था, हर चीज़ का नुकसान होता था, अनाज का नुकसान होता था, खेती चली जाती थी पूरी की पूरी, तो हर चीज़ का नुकसान होता था। इसकी वजह से अनसर्टेनिटी बनी रहती थी। मतलब तो इन अनसर्टेनिटी को दूर करने के लिए लोगों ने दिमाग लगाया, या फिर विचारकों ने विचार दिए कि क्यों ना ऐसा किया जाए, हम सब लोग मिलकर, जितने भी लोग हैं, हम सब लोग किसी एक इंसान को चुनते हैं, उसको हेड बनाते हैं, उसको अपनी जितनी भी सारी पावर है वो उसको देते हैं, और उससे बदले में उससे क्या मांगते हैं? उससे बदले में उससे सेफ्टी मांगते हैं कि हम आपको ये सारी पावर दे रहे हैं, यानी हम सेना के रूप में आपके अंडर में काम करेंगे, या फिर आपको राजा समझेंगे, जो भी है, हम सारी पावर आपको दे रहे हैं, तो आप इसके बदले में हमें क्या दोगे? हमारी सेफ्टी प्रोवाइड करोगे। यानी कल को कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो हमें सेफ्टी प्रोवाइड करनी है, यानी हमारा ध्यान रखना है। कल को कोई बीमारी आती है, कुछ भी चीज़ होती है, तो हमें चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी। कोई सक्षम नहीं है तो उसको कुछ और करा जाएगा। इस तरीके से चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी। तो इस तरीके से ये चीज़ नया कंसेप्ट आया है एक। तो डेमोक्रेसी जो है अभी प्रेजेंट में, डेमोक्रेसी मैंने आपको पहले समझाई है इसके पहले। लोकतंत्र क्या होता है? डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र। लोकतंत्र कैसे काम कर रहा था? तो डेमोक्रेसी जो है प्रेजेंट में, वो इस एस्टेब्लिशमेंट या फिर इस थ्योरी के बेस पे ही काम कर रही है। तो इसीलिए नीचे वाली लाइन है, इवन इन अ डेमोक्रेसी एट प्रेजेंट द पीपल गिव हिम पावर बाय चूजिंग द रूल थ्रू वोटिंग। पहले क्या होता था? नॉर्मल, बेसिकली नॉर्मल लेवल पे बोल देते थे कि हाँ नहीं, हम इसे चुनना चाह रहे हैं, पर अब ये चीज़ वोटिंग के थ्रू हो रही है। वर्तमान में लोकतंत्र में भी जनता मतदान के माध्यम से शासन चुनकर उसे शक्ति प्रदान करती है। जैसे अभी हमने प्राइम मिनिस्टर को चुना, तो हमने पहले वोटिंग करी, हमारे वोटिंग करने से सांसद चुने गए, सांसदों की वोटिंग करने से उनके ग्रुप में से एक प्रधानमंत्री को बनाया गया। वो प्रधानमंत्री हमारे पर एक तरीके से रूल कर रहे हैं, यानी गवर्नमेंट को चला रहे हैं, पूरे राज्य को, पूरी इंडिया को चला रहे हैं। तो वो पूरे इंडिया को चला रहे हैं और हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि कल को कोई भी बाहरी देश आक्रमण करता है तो वो उनसे डील करेंगे, और हमने उन्हें ये शक्ति प्रोवाइड करी क्योंकि हमारे वोट में ये पावर थी। तो इस चीज़ को, ये थ्योरी ऑफ स्टेट ऑफ ओरिजिन है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? सामाजिक समझौते का सिद्धांत बोला जाता है। तो ये पहला लेक्चर था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। कोई भी डाउट है तो आप मुझे डायरेक्ट टेलीग्राम पे ही मैसेज कर सकते हैं, ईमेल आईडी भी है मेरी, उस पर अगर आप कोई मैसेज कर सकते हैं। ये सारे पॉलिटी के सारे वीडियो आपको लेक्चर वाइज मिलेंगे। पहला लेक्चर मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है। ये बेसिक कंसेप्ट था, यानी पॉलिटी क्या होती है, लोकतंत्र क्या होता है, विधायिका क्या होती है, कार्यपालिका क्या होती है, लेजिस्लेचर क्या होता है, इन सब के बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा आपको सारे बारे में बताया, ताकि आपको बेसिक आइडिया हो, एक आपके माइंड में रूट मैप तैयार हो, ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ। नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे संविधान सभा के बारे में। धीरे धीरे करके मैं सारे वीडियो बनाऊंगा, पूरी पॉलिटी कंप्लीट करूंगा आपके, और बिल्कुल एक जेन्युइन सोर्स है, वहाँ से मैं सारी चीज़ों को कंप्लीट कर रहा हूँ, और आपके एग्जाम के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये।
सारा मैटर आपको मेरे लगभग मेरे वीडियो से मिल जाएगा आपको, अगर आप अच्छे से ध्यान देंगे इस पे। तो ये कंप्लीट पॉलिटी की सीरीज़ चलेगी एक, इसको आप फॉलो करें।